नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आपको जैसा कि पता है आपका यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी होने वाला है। उसके लिए आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपके किस तारीख से आ रहे हैं और आपका जो डीवीपीएसटी है वो आपका किस तारीख से स्टार्ट होने वाला है और आपका ये जो डीवीपीएसटी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होगा। आपका सेल्फ जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिलेगा, क्या आपका मंडल स्तर पर होगा, कहाँ पर होगा। इस प्रकार के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंतर्गत आपके उनका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और उसी के माध्यम से जो आपकी ऑफिशियल जानकारी आई है वही जानकारी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस की आपकी हर एक अपडेट को मैं अपने चैनल पर देता हूं। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप देख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए आपका आज 13 तारीख यानी अभी आपका आया हुआ है, ये आपका नोटिस है डीवीपीएसटी के लिए। आपका ये नोटिस है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो आपकी अभिलेखों की समीक्षा है वो आपकी पूरी आपके 75 जिलों में कराई जाएगी, यानी डीबी और पीएसटी। डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपके दोनों चीजें आपके जो हैं वो आपके 75 जिलों में भी कराई जाएंगी, यानी हर एक जिले में आपका डीवीपीएसटी कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो डीबी स्टार्ट होगा वो 26 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब इसके लिए एडमिट कार्ड कब आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एडमिट कार्ड है वो आपके 16 तारीख से आएंगे आपके एडमिट कार्ड। और आपको यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ पे उस एडमिट कार्ड में आपका परीक्षा तिथि आपको मालूम पड़ जाएगी, यानी जो परीक्षा केंद्र आपका कहाँ रखा गया है जहाँ पे आपका डीपीएसटी होगा। और आपको सही समय पर तिथि पर आपको प्रवेश पत्र लेकर के और अपने मूल जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको और मूल अभिलेखों की आपको स्वप्रमाणित, देखिए अब देखिए अब कहा गया था ना कि बता रहे थे इससे अटैच कराइए उससे अटैच कराइए। तो देखिए अटैच आपको नहीं कराना है, इन्होंने कहा है स्वप्रमाणित, यानी आपको खुद ही प्रमाणित कर लेनी है, यानी आपको खुद के साइन करने हैं उस पर कि साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो आपको किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी अपने गजेटेड ऑफिसर के पास बिल्कुल नहीं जाना है, आप अपना खुद अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया गया कि स्वप्रमाणित आपको क्या चाहिए, आपको स्वप्रमाणित चाहिए, आप खुद अटैच कर सकते हो उसको। आप खुद के अपने साइन करिएगा तो वहां पे आपका अटैच माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर इस पर आपका कॉल कर सकता है, संपर्क कर सकता है। ठीक है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की विज्ञप्ति संख्या आपकी 23/12/2023 को आपकी विज्ञप्ति आई थी। सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों के अभिलेख की समीक्षा एवं सहायक मानक परीक्षण हेतु निम्न प्रक्रिया आपकी निर्धारित की गई है। क्या क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है तो देखिए, अभिलेखों की समीक्षा। अभिलेखों की समीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित की गई समिति, यानी जो समिति आपकी गठित की गई जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, यानी वो चेक करेगी, अभिलेखों की समीक्षा एवं सहायक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है, तो आपका पूरा समिति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जनपद के जिला मजिस्ट्रेट यानी जो आपके डीएम होते हैं उनके द्वारा नाम निर्दिष्टित कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। और आप दूसरे में देख सकते हैं जनपद कमिश्नर के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उनके द्वारा नियमित एक कोई भी उप पुलिस अधीक्षक होगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये नामित अधिकारी कहिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जनपद देखिए लिखा हुआ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट के नाम पर निर्दिष्ट किसी विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा। यहाँ पे बेसिक शिक्षा के कोई अधिकारी रखे जाएंगे, उनके द्वारा कोई नामित किया जाएगा। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित निर्दिष्ट एक जिला अधिकारी सदस्य होगा। ठीक है, ये आपका कमेटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है मूल अभिलेखों का मिलान, आवेदन पत्र में उपस्थित कराई गई
सूचनाओं से किया जाएगा। यानी जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसमें जो भी आपने डिटेल्स भरी हुई है वही आपकी यहाँ पे वेरीफाई होने वाली है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कराए गए थे, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे प्रस्तुत करने पड़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी भी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम मान्य होंगे। यानी जो बोर्ड ने निर्देश दे रहे हैं वही चीज आपकी यहाँ पे मान्य की जाएगी, और जो भी आपके वहाँ पे अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पे बताएंगे जो दल निर्दिष्ट किया गया है, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आपकी होती है। देखिए, अभिलेखों की समीक्षा के दौरान एवं समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत अथवा कूट रहित पाए जाने की दिशा में आवेदकों का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड द्वारा अथवा नियुक्त अधिकारी प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके गलत निकलेंगे और वहां पे आप फर्जी पाए गए तो आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिए जाएंगे, आपका पूरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वही बोर्ड, मानिएगा वही बोर्ड का काम करते हैं, पूरा जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए उनको पूरा अधिकार होता है आपको यहाँ से डिसमिस करने का, अगर आपने मतलब कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं तो। ठीक है, ये चीज आपकी होगी डीवी को लेकर के। अब शारीरिक मानक परीक्षण जो आपका जिसमें नापतोल होती है उसमें देखिए उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण तत्समय यानी उसी समय संपादित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। यानी जो आपका डीवीपीएसटी में क्वालिफाई हो जाएगा वही पीईटी में आगे जाएगा। पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी आपका जो रनिंग होता है उसमें उसी को आगे प्रोसीड किया जाएगा, और जितने भी फेल होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण, पुरुष के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो देखिए आपकी जो पुरुष है वो अगर आपका जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी का है, अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यानी एससी कैटेगरी का है तो उनको कितनी हाइट चाहिए, यानी 168 सेंटीमीटर उनको हाइट चाहिए। ठीक है। नंबर 2, अनुसूचित जनजाति जो एसटी के आपके कैंडिडेट्स होते हैं, एसटी वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है आपकी 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। ठीक है, 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है आपकी। अब आगे देखेंगे और सीने के बारे में देखिएगा, तो सीना जो होता है वो आपका बिना फ्लाई जो सीना होता है वो आपका कितना 79 सेंटीमीटर होता है। किसके लिए? जनरल के लिए। पिछड़ी जाति जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, एससी है, उसके लिए सीना बिना फ्लाई आपका 79 होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका जो सीना है वो 84 हो जाना चाहिए। यानी 5 आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना पड़ता है। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए कितना है? 77 है। ठीक है, तो उनके लिए 77 है। जो एसटी वाले है कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 77 सीना रखा गया है, जिसको फुला करके यानी जब वो फुलाएंगे तो उनका 82 हो जाना चाहिए। यानी उनको भी एक्सपेंडेशन कितना चाहिए? 5 का चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर इनको भी फुलाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा कहा हुआ है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। तो ये मैंने बता दिया आपको, लगभग में आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका होना चाहिए। ठीक है। महिलाओं के लिए क्या क्या है देखिए, तो महिलाएं जो अभ्यर्थी हैं उनमें आपका सामान्य का हो गया, ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं हो गई, एससी कैटेगरी की महिलाएं हो गई, उनको 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है, 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट होती है 147 होती है, इनको यहाँ पर छूट होती है हाइट में। ठीक है। महिलाओं का वजन, अब देखो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलो होना चाहिए, कम से कम आपका 40 किलो वजन होना चाहिए महिलाओं के लिए। अगर 40 से नीचे है तो आपको यहाँ पे निकाल देगा। ठीक है। आगे देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट न हो तो ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील आपत्ति दाखिल कर सकता है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी हाइट सही से नहीं नपी, आपका वेट सही से नहीं नापा गया, आपकी जो सीना है उसे सही तरीके से नहीं नापा गया, तो आपको क्या करना है साथियों, आपको वहां पे अपील करनी है। वहां पे जो अधिकारी होते हैं उनसे कहना है कि सर हमारा दोबारा से चेक कर लीजिए, या हमें फेल कर रहे हैं। आप वहां पे अपनी अपील कर सकते हैं, वहीं पे जो कमेटी बनी होती है उनसे आप अपील कर सकते हो। ठीक है, जब आप अपील कर सकते हैं, ऐसी समस्त अपील आपत्तियों के समाधान संशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जाता है। यानी यहाँ पे एक अन्य अधिकारी, यहाँ पे अपर जो अधीक्षक होते हैं पुलिस के, उनको नामित किया जाता है।
एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्टित अपर जो आपके अधीक्षक होते हैं की उपस्थिति में पुनः कराया जाता है। यानी आपके जो अधिकारी होंगे वो आपको शाम के टाइम आते हैं, वो दिन में नहीं रहते हैं। जितने भी लोग जो असंतुष्ट हैं, जिन्होंने अपील की हुई है, उनको शाम के टाइम उनको रोक लिया जाता है रात के समय के लिए। मतलब थोड़ा मतलब वो शाम के टाइम में आते हैं। ऐसे मान लीजिए जब डीवीपीएसटी 5 बजे तक खत्म हो गया, उसके बाद वो आते हैं, तो वो फिर वहाँ पे देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपील की हुई है, जो कह रहे हैं कि हम फिर से अपना चेक कराना चाह रहे हैं, उनकी उपस्थिति में उनको चेक किया जाता है। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसके पूरा वाकिफ हूँ, ऐसे ही होता है वहाँ पे। ठीक है, द्वारा समिति निर्दिष्ट अपर अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाएंगे। अगर फिर मान लीजिए फिर भी आपकी हाइट नहीं हुई, फिर भी आपका सीना नहीं फूला, तो आपको वहाँ पे असफल, फिर आपको यहाँ से आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपका नहीं फूल रहा है तो हट जाइए आप यहाँ से, आपको निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब आप फेल हो जाएंगे वहाँ पे। अभ्यर्थी ये तो अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा, तो इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई में कोई भी अपील स्वीकार नहीं होगी, फिर आपकी कोई भी अपील वहां पे नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे सामान्य अनुदेशन देखिए क्या क्या दिए गए हैं। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दिए गए दिनांक, समय एवं स्थान पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित परीक्षा से अभिलेखित किए जाएंगे। किसी विशिष्ट समय या परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के विशेष समूह हेतु दिनांक और समय बोर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी इन्होंने ये कहा, मान लीजिए कोई किसी कारणों से कोई ऐसे कार्ड हैं जो मतलब वहाँ पे लिखित में देना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कार्ड है आप नहीं आ पाए, तो आप अपना, जैसे मान लीजिए आपका 26 तारीख से स्टार्ट है, 27 तारीख को था और 27 तारीख को आप किसी कार्ड बस नहीं पहुंच पाए, तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देना होता है, सर मैं इसी वजह से नहीं आ पाया और मैं जब डीवी हो रहे हैं उसी के दौरान आप दूसरे दिन किसी दिन पहुंच जाइए, आपका हो जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है, आपको पूरा एप्लीकेशन लिख के देना होता है, क्यों नहीं आ पाए और क्या दिक्कत थी आपको, और आपका जेन्युइन होगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं, फेक नहीं होगा। ठीक है, आगे कह रहा है, यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी, देखिए कहा गया है, नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करेगा कि हम क्यों शामिल नहीं हो पाए। किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन नहीं दे सकता है। यानी आप सोचें कि जैसे मान लीजिए कि आपको किस कार्ड बस से नहीं हो पाए हैं, तो आपको ये क्या कर देंगे, जैसे आपके कार्ड जेन्युइन पाए जाएंगे तो कहा गया तिथि को उल्लिखित किए गए हैं अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। नोडल अधिकारियों द्वारा उनके प्रत्यावेदन पर विचार करके उसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी भी दिनांक को आपको वहां पे बुला लिया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी को भी जा सकते हैं, आप ऐसा करवा के पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात ही कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। यानी आप सोचो कि मान लो वो खत्म हो चुका है, अगर मान लो जैसे 26 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और मान लीजिए कि ये 26 से चल करके मान लीजिए 15 तारीख तक जा रहे हैं, डीबीएसटी हो रहे हैं, तो इसके दौरान आपको ही कराना है। ठीक है, इसके बाद कोई भी तिथि नहीं मिलेगी आपको। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित तिथि एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल मान लिया जाएगा। यानी एक बार आपने कोई तिथि ले ली कि सर हम इस तिथि को नहीं जा पाए, ये कार्ड थे हमारे, तो आप दूसरी तिथि को जा रहे हो, उसके बाद अगर मान लीजिए वो तिथि आपको मिल जाती है, जो अधिकारी हैं वो वहां से जो आपके जिले के जो होते हैं उसमें देखिए अधीक्षक के बारे में बात कही गई है, उनसे आपको कराना है। नोडल जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो आपका प्रत्यावेदन लेके उनको डेट दे देंगे, वो उसी डेट पर आपको जाना है। अगर उस डेट पर आप नहीं जा पाते हैं तो आपको यहाँ पे विफल मान लिया जाएगा, तो उसे परीक्षा में असफल मान लिया जाएगा। स्वास्थ्य के कारण या तो किसी अन्य सुधार चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों को कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी फिर आपको कुछ भी हो जाता है, फिर वो आपको डेट नहीं देने वाले हैं, एक बार ही आपको डेट मिल सकती है। अगर आपको मान लीजिए जो डेट मिली थी एडमिट कार्ड में, जो आपकी डेट छप के आई थी, उस डेट पर आप नहीं पहुंच पाए, तो आप अधिकारी जो आपके हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके अगर मान लो पहुंच नहीं पाते हो तो जनपद के जो नोडल अधिकारी हैं उनको परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारण बताएंगे आप,
और कार्ड बताने के बाद उनसे आप एक तिथि ले लेंगे। उसी तिथि पर आपका जो डीबीपीएसटी है वो आपको कराना है। अगर आप नहीं करा पाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर आपको कोई भी अगली डेट नहीं मिलेगी। ये चीज़ याद रख लेना। सीधा पूरा लिखा हुआ है कि आपको विफल कर दिया, मतलब आप विफल रहते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, चाहे जो भी हो, उन्हें परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व में निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पूर्व ही देना होगा। यानी मैंने कहा था पहले से ही देना होगा। आपकी डीपीएसटी चल रहे हैं उसी दौरान आप दे दीजिएगा ये अपना प्रत्यावेदन जो है। वहाँ पे आपकी डेट स्वीकृत हो जाएगी और डेट आपको अगली दे दी जाएगी। उस डेट पर आपको पहुंचना है। नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। वहां से फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आप विफल हो जाओगे वहां पे। मतलब कहने का मतलब असफल कर देगा, यानी आपको फेल कर देगा। उपरोक्त में ऐसे उपकरणों में नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण एवं दिनांक तिथि पुनर्निर्धारित किया जाएगा। यानी जो आपका नोडल अधिकारी होगा वो आपकी यहाँ पे क्या करेगा, उसको निर्धारित करेगा। ठीक है, उनके संबंध में कोई बोर्ड को सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका। इसके बाद आपका क्या कह रहे हैं देखिए, आगे इन्होंने कहा हुआ है परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को किसी भी आधार पर कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए जो आपके मानक दिए गए हैं आपने अगर वो कवर नहीं कर पाए, यानी आपने आपकी हाइट हो गई या कोई भी हो गया, अगर आप नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पे फिर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक बार फेल हो जाओगे तो फेल हो जाओगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी। अभिलेखों की समीक्षा साइन मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थी को अवगत करा दिया जाएगा। उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए हो कि आप फेल हुए हो। ठीक है, ये सब चीज आपको मालूम पड़ जाएगी। आपका साइन देख सकते हो। ये पूरा सब कुछ हो गया। मैंने एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया। कोई भी त्रुटि हो गई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, और अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके साथियों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।